हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग पोर्टफोलियो किस तरीके हम लोग रिबैलेंस कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि दो स्कीम्स हैं हमारे पास, और लार्ज कैप फंड के लिए मैंने चूज किया है BSE 100 को, और स्मॉल कैप के लिए मैंने चूज किया है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को। इसको मैंने एक म्यूचुअल फंड के स्कीम की तरह इसको मैंने ट्रेड किया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैंने ये जो डेटा है ये सारा का सारा मैंने जो है BSE के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, और यहाँ पर आपको दिखेगा कि हर महीने का क्लोजिंग यहाँ पर है। तो महीने के आखिरी का जो क्लोजिंग अमाउंट है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब हर महीने हम लोग SIP कर रहे हैं, तो इस SIP के अमाउंट पे कितने यूनिट्स मुझे मिलेंगे ये क्लोजिंग प्राइस मुझे बताता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं यूनिट्स कितने मिलेंगे अगर मैं देखूंगा, तो ये SIP अमाउंट को मैं इस क्लोजिंग प्राइस से जब मैं डिवाइड करूंगा तो इतने यूनिट्स मुझे मिल रहे हैं। अब इस स्कीम में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो हर महीने मेरा SIP चलता रहेगा, और SIP के इस अगेंस्ट ये यूनिट्स मुझे मिलते रहेंगे। तो अब इस तरीके से यूनिट्स जो है एक्यूमुलेट होते रहते हैं। हर क्लोजिंग का, महीने का क्लोजिंग या जिस महीने आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस समय जो भी NAV रहता है वो आपको उतने अमाउंट के अगेंस्ट उतने यूनिट्स आपको मिलते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हो इतने यूनिट्स हर इन्वेस्टमेंट में हमें कुछ ना कुछ यूनिट्स मिलते रहते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि कितने यूनिट्स बनेंगे, उसको मैं अगर एक जो है एक सम के हिसाब से देखूंगा, तो यहाँ पर डेटा के हिसाब से मैंने 5 साल का टाइम जो है डेटा मैंने कलेक्ट किया है। तो पिछले 5 साल मतलब 60 महीने हो गए। तो हर महीने अगर मैं 10,000 इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगा 6 लाख रुपए। 6 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। कितने यूनिट्स मिलेंगे, तो मैंने जितने भी हर महीने जितना भी यूनिट्स मुझे मिल रहे हैं सबको मैंने टोटल कर लिया, तो ये मेरा टोटल अमाउंट हो गया। तो ये दोनों चीजों के साथ अगर मुझे ये यूनिट्स जो है मुझे बेचने हैं, मुझे स्कीम में नहीं रहना है, मैं इसके बाहर निकलना चाहता हूं, तो उस वक्त मेरा टोटल वैल्यू इस तरह बनेगा। कैसे बनेगा? ये 46.55 को मैं जो फाइनल NAV अमाउंट है जिस टाइम पे मैं बेचना चाहता हूं उस दिन का NAV क्या है वो मेरा जो है कैलकुलेशन में आएगा। और उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर मेरा टुडेस वैल्यू जो आ रहा है वो 8,88,333 रुपए के हिसाब से आ रहा है। अब ये मेरा वैल्यू है। अब मैं अगर इसी कैलकुलेशन को यदि मैं एक कैलकुलेशन में मुझे कितना रिटर्न मिला, रिटर्न्स इन परसेंटेज, तो मेरा महीने का CAGR बन रहा है 1.26%, और मेरा जो है सालाना अगर CAGR अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसी नंबर को 12 से, तो वो मुझे CAGR दे रहा है करीबन 15.11%। तो हर महीने 10,000 मेरा ये अमाउंट जो है एक्चुअली पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से ये मेरा फाइनल वैल्यू है। तो ये मेरा महीने हर महीने का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ मेरा 1.2526% है, और ये 15.11%। अब इस डेटा को हम लोग थोड़ा सा और जो है फाइन करेंगे, तो ये एवरेज डेटा अगर मैं देखता हूं तो ये मेरा सिंपल एवरेज है, सिंपल रिटर्न्स है ये, और ये मेरा कंपाउंडेड रिटर्न्स है। तो सिंपल एवरेज रिटर्न में देखो आप 1.09 है, तो ये आपको नजर आता है। और अगर मैं इस स्कीम के रिस्क की तरफ में अगर ध्यान देता हूं तो यहाँ पर मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन जो आ रहा है वो 5.6% आया। तो अब मुझे एज अ इन्वेस्टर ये समझना है मेरे स्कीम का रिटर्न्स तो एक है, पर यहाँ पर कितना वेरिएशन, कितना रिस्क मैं कैरी करता हूँ वो मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है। अब इस डेटा को हम लोगों ने जस्ट कलेक्ट कर लिया। इसके साथ मैंने आपको बोला था कि स्मॉल कैप को भी मैंने इसी तरीके से डेटा कलेक्शन किया है। अब उस डेटा की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आपको स्मॉल कैप में भी मैंने उसी तरीके से जो है ये सारे चीजें मैंने
निकाल लिया है और इसके बाद मैंने इस चीज को यहाँ पर देखा है। अब आपने ये लगेगा कि ये रिटर्न्स कैसे आ गए, तो ये रिटर्न्स और कुछ नहीं है, इस महीने का क्लोजिंग पिछले महीने के क्लोजिंग से कितना जो है ऊपर है, कितना नीचे है। अगर अभी इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए तो दिसंबर 2017 में 2900 है, जनवरी 2018 में 2800 है, तो कम हो गया। तो उस वजह से हमारा हर महीने अगर मैं जो रिटर्न निकाल रहा हूं तो वो मेरा -2% है, उसके बाद वाले महीने में -3% है, -6% है, फिर अप्रैल के महीने के हिसाब से 7% का हमें जो है रिटर्न मिला है। तो इस तरीके से अगर मैं हर महीने का रिटर्न जब मैं निकाल रहा हूं तो वो मेरा पूरा जो है डेटा जो है मुझे बता रहा है, और वो डेटा के हिसाब से मैंने मंथली रिटर्न निकाला है। तो जैसे हम लोगों ने लार्ज कैप में निकाला है उसी तरीके से हम लोग स्मॉल कैप में भी निकालेंगे, तो 6 लाख हमारा टोटल अमाउंट बन जाएगा। और उसके बाद हमारा इतने यूनिट्स हमारे बनेंगे, और इतने यूनिट्स बनने के बाद हमें जो देखना है वो ये है दोस्तों कि इन यूनिट्स को अगर मैं बेचना चाहता हूं मार्केट में तो कितना अमाउंट मेरा बनेगा। और वो अमाउंट जो है मेरा 9,61,840, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब इसके बाद जैसे पिछले बार मैंने बताया था लार्ज कैप में, उसी तरीके से हम लोग अगर CAGR निकालेंगे तो ये फंक्शनल रेट रहता है। तो इस फंक्शनल रेट में आप देख सकते हो हर एक इंफॉर्मेशन हम लोग अगर फीड कर लेते हैं तो वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। तो यहाँ पर महीने का 1.5% है और सालाना मेरा 7.99%। अब यहाँ पर एज अ इन्वेस्टर आपको इस डेटा के हिसाब से आपको क्या सीख मिलता है, तो एवरेज रिटर्न देखिए यहाँ पर 0.86% है और यहाँ पर आपको 1.5% का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आपके सिंपल रिटर्न्स और एवरेज रिटर्न्स और यहाँ पर कंपाउंडेड रिटर्न्स में बहुत ज्यादा अंतर हमें नजर आ रहा है। तो ये अंतर का मुख्य कारण क्या है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन। तो डिविएशन जितना ज्यादा हो जाता है उतना ज्यादा आपका जो है इन दोनों रिटर्न्स में फर्क नजर आता है। तो अब आपको इस डेटा के साथ क्या सीखना है, इस डेटा के साथ हमें यह सीखना है दोस्तों कि जिस स्कीम में ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसका बेसिकली पॉइंट ये है कि वहां पर आप जो है SIP का रूप अपनाएंगे इन्वेस्टमेंट करने का, और डेफिनेटली ओवरऑल मार्केट बहुत ही डाउन है और वहां पर आपको बताता है कि मार्केट की आपने लमसम ही डालना है, तो उस जगह पर डेफिनेटली भले ही वो बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड डिविएशन फंड हो पर भी आप जो है उसमें लमसम डाल सकते हो। बट एक सामान्य तरीके से अगर हम लोग मार्केट को समझना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हमारा ज्यादा रहता है और इस तरीके का जो है आपको एवरेज रिटर्न्स और जो है कंपाउंडेड एवरेज रिटर्न्स में फर्क नजर आता है, तो समझना है दोस्तों ये स्कीम में आपको लमसम कम जो है अवॉइड करना है और SIP का रूप आपने अपनाना है। तो अभी तक जो दो स्कीम हम लोगों ने देखा है लार्ज और स्मॉल कैप, तो लार्ज कैप में हम लमसम और SIP दोनों देख सकते हैं, बट SIP का ज्यादा फायदा आपको इस स्मॉल कैप फंड में नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये दो डेटा हम लोगों ने अभी कलेक्ट कर लिया। अब सवाल आता है पोर्टफोलियो को किस तरीके से हम लोग जो है डिजाइन करें, और वो चीज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अब इसको छोटा सा मैंने जो है एक छोटे दो ही फंड्स के हिसाब से हम लोग सोच रहे थे। तो अभी लार्ज कैप में मैंने 6 लाख इन्वेस्टमेंट कर लिया और स्मॉल कैप में मैंने 6 लाख इन्वेस्टमेंट कर लिया। दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मैंने 5 साल में 12 लाख के करीब मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब अगला पॉइंट मैं देखूंगा कि हर एक इन्वेस्टमेंट का कितना वेटेज है। तो 50% मेरा जो है लार्ज कैप में है और बाकी का 50% जो है मेरा स्मॉल कैप में बना है। तो ये दोनों चीजें जो है वेटेज के हिसाब से है, तो कितना जो है मैंने वेटेज लेना है इसको फिर हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो लार्ज कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, ये मैंने यहाँ पर वो डेटा यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ, और हर एक स्कीम का एवरेज रिटर्न कितना है पिछले 5 साल के हिसाब से वो चीजें भी मैंने निकाल लिया। अब ये दोनों चीजें आपको शायद थोड़ा सा जो है डिफाइन समझ में नहीं आ रहा होगा, और कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो है वो
पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड रिस्क है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, और ये पोर्टफोलियो रिटर्न्स है। तो इस अगर मैं इसका वेटेज में बदल देता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर जो है मेरा ये स्टैंडर्ड डिविएशन का जो है रिस्क एलिमेंट जो है बढ़ जाएगा, और यहाँ पर भी जो है रिटर्न्स भी जो है थोड़े आगे पीछे होना शुरू होंगे। एक छोटे एग्जाम्पल की तरह से हम लोग इसको समझेंगे दोस्तों। यदि जो है मैं लार्ज कैप में 9 लाख इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है, और स्मॉल कैप में मैं 3 लाख इन्वेस्टमेंट करता हूँ, परसेंटेज हम लोग उतना ही रखेंगे, 12 लाख ही हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा ज्यादा पैसा जो है एक लो स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो लो रिस्क स्कीम में इन्वेस्टमेंट होने में मेरा 75% पैसा जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है दोनों स्कीम्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर हमें समझना है दोनों स्कीम के कंपैरिजन में जो मैं देख रहा हूँ वो वेटेज की बात हो रही है, तो ये वेटेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क जो है कम कर देता है। अगर मैं थोड़े कम रिस्की एसेट में अपना पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा जो है ओवरऑल, मैं इसके पहले जब मैंने शुरुआत किया था वो 6.75 है, और जब मैंने अपने पोर्टफोलियो का परसेंटेज बदल दिया तो यहाँ पर आप देखिए मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो गया, और साथ ही साथ दोस्तों पोर्टफोलियो के रिस्क के साथ ही साथ आपका रिटर्न भी कम होता हुआ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब सवाल आता है हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के इसमें, तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने 6 से शुरुआत किया था, और जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अब हमारा पोर्टफोलियो का टोटल अमाउंट जो है बदल गया है, और वो अमाउंट मैं यहाँ पर जो है फीड कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों ये मेरा वेटेज देखिए बदल गया है, यहाँ पर 0.5 से नीचे आ गया, ये है 0.48, और यहाँ पर 0.5 से ये ऊपर आ गया है 0.519। तो यहाँ पर वेटेज बदल गया, और वेटेज बदलने के कारण आपको यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो का रिस्क भी बढ़ गया, और यहाँ पर रिटर्न भी डेफिनेटली बढ़ गया। रिटर्न बढ़ते हुए अच्छा लगता है, बट यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपका जो है रिस्क भी बढ़ गया है। अब मार्केट अच्छा था, बिल्कुल बढ़िया है, बट किसी दिन किसी समय अगर मार्केट बुरा कर देता है, और अगर मान के चलेंगे 6 लाख दोनों जगह पर, 6 लाख दोनों जगह पर, बात बेसिकली यहाँ पर 5 लाख हो गया, और यहाँ पर जो है बिल्कुल 5 लाख हो गया यहाँ पर भी। तो ओवरऑल दोनों जगह पर हम लोग देख रहे हैं तो सिमिलर रिटर्न आपको मिलेगा, बट क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है तो मार्केट दोनों एक जगह से यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये करीबन जो है आपको 4,25,000 के करीब पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, मतलब अगर ये 4,25,000 के तक भी अगर नीचे आ जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको ये सिर्फ देखना है कि टाइम के साथ हाई रिस्क फंड्स के इसमें आपको पैसा जो है रिशफल करना जरूरी है। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट जो है, यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पॉइंट ये है दोस्तों कि हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर 2 साल में अगर आप पोर्टफोलियो को इस तरीके से अगर बैलेंस कर लेते हो, तो अब इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए स्मॉल कैप में कम है हमारा पैसा और लार्ज कैप में ज्यादा है, तो आप ये पैसा थोड़ा सा जो है आप स्मॉल कैप में स्विच कर सकते हैं, या दोनों का अमाउंट जो है एक तरीका होना चाहिए, उस तरीके से आप जो है पोर्टफोलियो में लेके आ सकते हो। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का पर्पस ये होता है कि आपके स्कीम के रिस्क को जो है आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैलेंस करते चले जाइए, और अपने जिस जिस रिस्क के साथ आपने जो है अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट किया उसी रिस्क को आप जो है मेंटेन करते जाइए, और जैसे जैसे आप जो है अपने गोल की तरफ जाते हैं तो उस हिसाब से आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि बेसिकली रिस्क है बहुत ही कम हो जाना चाहिए, मार्केट का रिस्क जो है बहुत कम हो जाना चाहिए। तो उस व्यू के साथ जो है पोर्टफोलियो को जो है रिबैलेंस किया जाता है। तो इस पर्पस के साथ जो है आप भी बिल्कुल चलिएगा दोस्तों, और यदि कुछ डिफिकल्टी होता है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को और बारीकी से देखिएगा, समझिएगा, आपको बहुत आपके जो है सवालों के जवाब आपको काफी मिल जाएंगे।
और होपफुली आपने कुछ सीखा होगा आज के इस वीडियो को, और आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल अपने राय ज़रूर जो है इस वीडियो के इसमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा जो है मुझे पसंद आएगा आपके व्यूज़ पढ़ के। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।